तो हेलो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में हमने देखा था, है ना, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि 1.2 पूरा हमारा समाप्त हो गया। अब 1.2 की बारी। तो 1.2 में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ समझना है, जिसको भी समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग जान रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या, है ना। कि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, उसमें हमने यूक्लिड बताया था। इसमें हम लोग को अगल का चैप्टर में 1.2 में लगभग HCF एलसीएम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, जो लगभग सबके पास है। बस मेथड जो है वही, बस और कुछ नहीं। तो देखिए, सबको जानता है कि वास्तविक संख्या यानी कि जिसको रियल नंबर कहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर, ठीक है, कि वास्तविक संख्या, कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या। तो कहता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का एक क्या है, मिलन होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर है हमारा, उसमें परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय भी संख्या हो सकती है। जैसे कि हम लोग, जैसे मान लिया कि 1 और 2 के बीच में कुछ परिमेय संख्या है, कुछ अपरिमेय संख्या भी है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 से जस्ट पहले, यानी कि कितना 1.9999, जितना हम 9 लगाएंगे वो भी क्या कि 2 के नजदीक होगा कि नहीं होगा। तो उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें इसीलिए बोल रहा है कि रियल नंबर में दोनों संख्याओं का क्या होता है, मेल होता है। यानी कि दोनों संख्याएं होती है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी। यानी गिनती की संख्या में 1 से लेकर के 100 तक गिनो, उसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या है, मिश्रण है, मेल है, ठीक है। अगल का पॉइंट क्या कहता है कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या कहने का मतलब है इसका कि हम जो प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर जो है, उसको हम लोग किस पे, संख्या रेखा पर भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम लोग 9 में बढ़ चुके होंगे, इधर माइनस हो गया और इधर क्या +2 3, इधर -2 -3, इस तरह से। तो हम लोग इस संख्या रेखा पर भी किसको हम दर्शा सकते हैं, तो वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। इसीलिए हमने लिख रखा है कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये देखो इधर 1 2 3 क्या कि वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय संख्या जिनके बटा में 1 0 नहीं है, और भी जो है, यानी कि √3 भी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। √2 भी दर्शा सकते हैं, √7, ये सारा का सारा जो अपरिमेय संख्या है उसको भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसको संख्या रेखा पर भी दिखाया जा सकता है, ठीक। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को दूसर का पॉइंट्स में नहीं। आगे देखते हैं, देखिएगा, कहता है कि ये संख्या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यानी कि रियल नंबर क्या, वास्तविक नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, यानी कि और क्या कहता है, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, दो, है ना। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या यानी गिनती माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, दोनों तरफ हम लोग जा सकते हैं। इसीलिए बोला कि हम लोग क्या कहता है कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, ना कि सिर्फ एक होगी, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या हो सकता है। दूसरा का कहता है कि इसे हम लोग संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं, और तीसरा का कहता है कि यह धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, कौन, रियल नंबर। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। हमने पीछे वास्तविक संख्या के बारे में जाना और आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या गणित के आधारभूत प्रमेय का, है ना, कि थ्योरम ऑफ किसका, हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का, यह क्या कहता है, कहता है कि प्रत्येक, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना, इसी से पूरा हम लोग आगे की ओर देखेंगे। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं, सही, ठीक है ना, संख्या को एक और केवल एक ही तरीके से अभाज्य संख्याओं के घातों के, अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कह रहा है कि कोई भी
संख्या हो, प्रत्येक भाज्य संख्या, यानी कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हमने 6 और 20 ले लिया है, तो ये भाज्य संख्या है जो दूसरे प्रोग्राम करते हैं, है ना, भाज्य संख्या है। तो कोई भी अगर भाज्य संख्या होगा तो उसको सिर्फ एक ही तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर 6 है तो 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो पहले तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे, 6 को 2 और 3, और कटेगा नहीं कटेगा, एक से काटो या ना काटो बात बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 3। उसी तरह से हम लोग 20 को भी करते हैं, 20 को अगर करेंगे तो 20 और 2 से तो 10 और फिर 2 से 5। तो इसको क्या कर सकते हैं कि 2 × 2 × 5। तो हमने देखा कि क्या, कि यह है भाज्य संख्या, यह भी है भाज्य संख्या, मगर दोनों को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे हमने। अगर क्या दो की संख्या ज्यादा होता तो इसको घात के रूप में लिख देते कि 2 है ना, तो उस तरह से इसीलिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 × 5, इस तरह से हो गया, है ना। तो ये हमारा घात के फॉर्म में हो गया। तो इसीलिए बोला, इसने बोला कि क्या हम लोग केवल एक और केवल, यानी कि क्या एक ही तरीका है जो ये है, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। और इसी चीज का हम लोग प्रयोग करके, यानी कि इसी गुणनखंड का प्रयोग करके हम लोग इसका HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो मान लिया कि हाँ, इसका HCF अगर निकालना है, HCF, ठीक है ना, तो HCF कितना कितना निकालना है, 6 और 20 का। तो क्या करेंगे, तो HCF यानी कि दोनों में मिल क्या रहा है, कॉमन क्या है, तो देखिए समझिएगा कि इसमें भी 2 और इसमें भी 2, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर जो जो सिर्फ मिल रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। अगर LCM कहता है, LCM इसका क्या होगा, LCM तो सीधी सी भाषा में 6 और 20 का LCM अगर लिखना है तो जो जो नहीं मिला, जो मिल गया उसको छोड़ करके बाकी सबको उतार देते हैं। तो 3 × 2 × 5, ये तीनों ने मिले थे तो तीनों को हमने उतार दिया। और जो भी HCF हो उसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाने वाला है। तो यानी कि 3 में 2 से तो 3 दूनी के 6 और 6 बचे 30 और 30 दूनी के 60, यानी कि इसका LCM कितना होने वाला है, तो 60 होने वाला है। तो हमारा ये, यानी कि इस तरह से गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाला जा सकता है। और इसका क्या, यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका के द्वारा है, ठीक है। तो इसको अगर कोई कहे कि हाँ इसको क्या 6 और 20 को गुणनखंड के फॉर्म में तोड़िए, तो हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। और कहे कि इसका प्रयोग करके, यानी गुणनखंड का प्रयोग करके अगर HCF और LCM निकालने की बात करें तो हम लोग आसानी से इस तरह से इसका HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना भी चाहिए, ठीक है। तो और भी आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या है, बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग, हमने तो देख लिया कि कैसे HCF और LCM निकाला जाता है, किसका प्रयोग करके, गुणनखंड का प्रयोग करके। यही इसी के बारे में हम लोग के क्या 1.2 के चैप्टर में पूरा का पूरा दिया गया है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, हमने यहाँ तक समझ में आ गया कि HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। तो आगे देखते हैं, कहता है कि अब क्या कहता है कि HCF और LCM के बीच का संबंध, यानी कि डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM, ठीक है। इसमें से और क्या कि सभी जगह तो ऐसा नहीं होगा ना कि कभी कभी तुमसे क्या कहते हैं कि इसमें से किसी 3 का चीज दे दे और तुमसे वो कोई पूछ दे, कह दे कि HCF इसका इतना है, LCM निकालिए, इसका LCM इतना है और HCF निकाले। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज को समझेंगे अच्छे से। यह मतलब एक तरह से फॉर्मूला याद रखो, या इस तरह से बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उसकी क्या कि जो भी क्या वस्तु है उसके बराबर होगा। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, कि जैसे कि पहली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या से तो वह इसके HCF और LCM के बराबर होगा। तो यहां तक देखना कि यही संबंध करता है कि HCF और LCM क्या, कि इसकी जो भी संख्या होगी, जिस संख्या का हम लोग HCF या LCM निकालते हैं, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें HCF और LCM को, तो वह उस संख्या के मल्टीप्लाई के इक्वल होने वाला है। किसके इक्वल होने वाला है, तो उस संख्या के मल्टीप्लाई के इक्वल होने वाला है। इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, देखिएगा समझिएगा। हमने पिछले वाला जो एग्जाम्पल लिया था उसी को ले लेते हैं, 6 और कितना 20, ये दोनों एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है। तो इन दोनों का HCF और LCM, तो HCF लगभग, हाँ HCF क्या आया था, HCF क्या आया था, लगभग 2 आया था,
हाँ 2 ही आया था, HCF 2 ही आया होगा, हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ 2 आया था, ठीक है। तो अब बोल दे कि HCF तो दे दिया, मगर LCM निकालने के लिए बोल दे कि LCM बताइए, इस संख्या का HCF तो हम लोग को पता है, मगर LCM बताइए। तो क्या आप लोग फिर से गुणनखंड, जिनको नहीं पता है ये तरीका, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका फिर से गुणनखंड करेंगे, इसका फिर से गुणनखंड करेंगे, दोनों मिल रहा है, जो क्या HCF हो गया, जो नहीं मिला उसको क्या करके निकालेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो क्या हो गया, LCM निकलेगा। मगर उस तरह से अगर जब इसमें से दोनों में से कोई एक पता है और दोनों संख्याएं पता है, तो हम लोग को उतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, फॉर्मूला बोले या पॉइंट बोले, दोनों सेम ही इसके लिए, क्योंकि देखो कि ये एक तरह से फॉर्मूला भी है, एक तरह से पॉइंट भी है, मगर हम लोग इसको फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो जाके, मगर इसे एक तरह से पॉइंट समझ लीजिए। इस पॉइंट से 3 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि पहली संख्या बराबर क्या हो सकता है, तो क्या कि HCF मल्टीप्लाई क्या LCM बटा 2, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ हम LCM को आगे लिखे हैं तो यहाँ क्या HCF के पीछे लिखे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मल्टीप्लाई आगे पीछे करके करो, 2 जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लो, 2 या 3 को मल्टीप्लाई करो, या 3 या 2 को मल्टीप्लाई करो, दोनों बात बराबर आने वाला है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये भी, पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करो या दूसरी संख्या को पहली संख्या से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो समझिएगा कैसे निकालते हैं। तो हमको निकालना क्या है, LCM। तो हम इसी फॉर्मूला पर रखेंगे, इसलिए कि हम लोग को आसान होगा, हम लोग को 3-4 को फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस पर अगर रखते हैं, तो अगर क्या कि दूसरे पर रखेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा कि पहली संख्या बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, HCF बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, LCM बड़ा फॉर्मूला। तो हम लोग इस सब का झंझट खत्म करके एक ही चीज को याद रखेंगे, सिर्फ कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू LCM क्या मल्टीप्लाई HCF, ठीक, इतना याद रखेंगे तो हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम इसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहली संख्या कितना 6 लिख दिए, दूसरी संख्या कितना 20 लिख दिए, बराबर यानी कि इक्वल टू HCF दिया हुआ है, LCM नहीं दिया, तो LCM तो नहीं दिया हुआ है, तो X मानो या नहीं भी मानेंगे तो हम लोग LCM का LCM लिख देते हैं, नहीं माना छोड़ दो, HCF 2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरफ ले आते हैं, है ना, जैसे कि देखिए इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या LCM इक्वल टू क्या 6 मल्टीप्लाई 20 बटा 2, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में था इधर आया तो नीचे आ गया डिवीजन में, है ना। हम क्या कि इसको इस तरफ ले आए थे, इस तरफ लेके चला गया बराबर के, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब 2 से काट दो, 3 दूनी 6, अब 20 आई, 20 कितना हो गया 60, हमारा तो ये तो आया था 60 आसान, बिल्कुल समझ में आया। इसी तरह से अब आप लोग को कोई भी संख्या इसमें से पूछ दे, जैसे कि हम क्या मान लिया कि यहाँ पे क्या LCM नहीं, LCM दिया हुआ है कितना 60, HCF भी दिया हुआ है, पहली संख्या भी पता है हमको, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। किस तरह से कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है तो x मान लीजिए, एक तरह से x मानेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या ठीक, और उसके बाद LCM और HCF को मल्टीप्लाई कीजिए 60, तो क्या करेंगे हम लोग 6, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 16 बटा 6 से काट तो 10 इक्वल टू कर दिए क्या आगे 20, आगे कि नहीं आ गया, आसान बिल्कुल, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग 1.2 का पूरा इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, लगभग चौथा तक आप लोग से आसानी से बन जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं हम कि क्या है, देख कि 1.2 का पहला में है, पहला बन जाएगा आप लोग से, दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी इससे बन जाएगा, और चौथा तक आप लोग चौथा तक बना लीजिएगा इससे, और पांचवा छठा हम फिर से सॉल्व करेंगे, उसमें बताएंगे, और सतमा रह गया तो सतमा भी एक तरह से बन जाना चाहिए आप लोग से, मगर एक तरह से हम सतमा ही बना देंगे, यानी पांचवा छठा सतमा हम बता देंगे
यहाँ पर, हम बाकी आप लोग बना लीजिएगा। और एक बार हम ऐसे तो पहला का भी सोल्यूशन देंगे, दूसरे का भी, तीसरे का, चौथा, सब काम लाइने से एक बार सोल्यूशन करवा देंगे। मगर आप लोग इस जो भी हम बताएं उसी माध्यम से आप लोग सारा का सारा बना लीजिएगा। पहला काम निकालना है, निम्नलिखित संख्याओं को भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि क्या है, कोई भी संख्या है, हमने बताया था इसको किसके गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे। एक मिनट, इसको मिटा लेते हैं, बस थोड़ा सा। गुणनखंड के रूप में यानी कि 2 × 2, 3, 4 जो भी है 5 है ना, 5 है ना। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में पहलका को सबको तोड़ करके सिर्फ उतना ही रूप में लिख देना है, और उसके बाद बाकी का हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए यहाँ तक ही। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।